वंदे मातरम दोस्तों, मैं रुपेश सेठी आपके अपने YouTube चैनल टेक ज्ञान बाय प्रथम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक है 9 मई और आज से ही लगभग 480 साल पहले एक जबरदस्त वीर शिरोमणि गुहिल सिसोदिया राजवंश के प्रतापी शासक महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। आज उनकी 480वीं जयंती है। महाराणा प्रताप के बारे में कहा गया है कि भाग हूं इन भड़ मिले, मिले न तपरे ताप, अनगिनत मां जीवित जले, जद जन्मे प्रताप। आप सभी को पता है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ की रक्षा के लिए और मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे, लेकिन उन्होंने मुगलिया सल्तनत के ताज बादशाह अकबर के सामने अपना सर नहीं झुकाया और कभी भी अपने घुटने नहीं टेके। बाद में खुद अकबर वहां से यह कहकर लौट गया कि प्रताप गुहिलोत्राणा हमारी समझ के बाहर है। तो होते हैं हजारों सालों में कुछ एक ऐसे योद्धा होते हैं जो इतिहास में अमर हो जाते हैं। और राजस्थान इतिहास की अगर बात की जाए तो महाराणा प्रताप के बिना पूरा का पूरा राजस्थान इतिहास अधूरा है। और मैं तो यह भी कहता हूं कि इतिहास शब्द ही कोई बिसात ही नहीं है अगर महाराणा प्रताप शब्द नहीं है उसमें। तो संपूर्ण इतिहास को मैं महाराणा प्रताप की ही थाती मानता हूं, मतलब उनकी ही धरोहर मानता हूं। क्लियर? अगर आपको महाराणा प्रताप से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो मैंने आज अपनी फेसबुक वॉल पर संपूर्ण जानकारी महाराणा प्रताप की पोस्ट की है। आप वहां से पढ़ सकते हैं संपूर्ण महाराणा प्रताप को। वैसे जब भी मैं राजस्थान हिस्ट्री की क्लास लूंगा उसमें महाराणा प्रताप पढ़ाऊंगा, तब आप देखना महाराणा प्रताप कौन थे। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज आज के हमारे चैप्टर पर। तो देखिए, हम संविधान की बातें कर रहे थे और संविधान में हम भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों तक पढ़ चुके थे। और मैंने आपसे कहा था कि हम अगली क्लास में किसकी बात करेंगे? भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करने से पहले सबसे पहले यह जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार द्वारा क्यों लाया गया था। क्लियर? तो इस अधिनियम को लाने के पीछे चार प्रमुख कारण या चार प्रमुख स्थितियां थी जिनके कारण भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। तो देखते हैं क्या क्या वजह रही थी वो। पहली बात करते हैं साइमन कमीशन की रिपोर्ट। देखिए भाई, पहला कारण आता है साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था तथा इस अधिनियम की समीक्षा के लिए ही ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 के आसपास भारत में एक आयोग भेजा गया था जिसका नाम क्या था? साइमन कमीशन आयोग था। तो उस साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इस कारण भारतीय जनता द्वारा इस साइमन कमीशन आयोग का विरोध किया जा रहा था। दूसरी बात, नेहरू रिपोर्ट। देखिए भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री श्री मोतीलाल जी नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें अनुमति दे दी गई थी और इसी के बाद उन्होंने 1928-29 में एक रिपोर्ट बनाई थी जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। क्लियर? अब इस नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के 11 अधिकारों को रखने की मांग रखी थी जिसे मोतीलाल जी नेहरू ने अस्वीकार कर दिया था। तो इसी कारण दोनों के मध्य मतभेद हो गया, मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के मध्य। तो इस बात पर ब्रिटिश सरकार द्वारा इस नेहरू रिपोर्ट को भी क्या कर दिया गया था? अस्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद तीसरा कारण आता है गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए, 1930, 31 और 32 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे और इन गोलमेज सम्मेलनों में 1931 का जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसी में केवल कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी इस 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। क्लियर? और चौथी बात, श्वेत पत्र। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के पश्चात और गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया गया था जिसमें स्थिति साफ कर दी गई थी कि भारतीयों के लिए एक नया अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 लाया जाएगा। अगर बात करें भारत शासन अधिनियम की 1935 की, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। इस अधिनियम में लगभग 10 अध्याय और 321 अनुच्छेद थे
और इसी कारण इसे ब्रिटिश संविधान द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिनियम कहा जाता है। अगली बात करें तो वर्तमान भारतीय संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है, इसलिए इस अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है। आगे बात करें तो भारत शासन अधिनियम भारत में 1 अप्रैल 1937 से प्रभावी हुआ था। संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 1937 से भारत शासन अधिनियम 1937 प्रभावी हुआ था। अब अगर अपन बात करें इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की, तो अब प्रावधानों पर चर्चा करते हैं हम। तो आइए पहला प्रावधान देखते हैं। अखिल भारतीय संघ। देखिए भाई, 1935 अधिनियम के तहत जो पहला प्रावधान लाया गया था वो था अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ से तात्पर्य है कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, मतलब एक पूरे भारत का निर्माण किया जाएगा। क्लियर। अब ब्रिटिश भारतीय प्रांत क्या कि वो प्रांत जिन पर किसका अधिकार है, ब्रिटिश संसद का या ब्रिटिश सरकार का, और देशी रियासतें जिन पर देशी शासक राज करते थे, तो इनको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई थी कि इस संघ में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का मिलना अनिवार्य था, जबकि देशी रियासतों का मिलना उनकी इच्छा पर निर्भर करता था। मतलब देशी रियासतें चाहें तो अखिल भारतीय संघ में मिल भी सकती हैं और चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। क्लियर। पहला प्रावधान अखिल भारतीय संघ। उसके बाद इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। अतः केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, इस प्रकार 3 विषय बनाए गए थे। केंद्रीय सूची में विषयों की संख्या रखी गई 59, प्रांतीय सूची में रखी गई 54 और समवर्ती सूची में रखी गई 36। अर्थात केंद्र सूची 59 विषयों पर कानून बना सकती थी, प्रांत सरकार 54 विषयों पर कानून बना सकती थी, तथा 36 विषय ऐसे रखे गए थे जिन पर केंद्र सरकार और प्रांत सरकार दोनों कानून बना सकती थी। क्लियर। तीसरी बात करें जो कि इस अधिनियम की सर्व प्रमुख विशेषता है, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जो है इसकी, वो अब आ रही है आपके सामने, जिसे कहा जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता या प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन। देखिए भाई, अगली विशेषता आ रही है प्रांतीय स्वायत्तता या प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन। इससे तात्पर्य था कि हमने देखा था 1919 अधिनियम में प्रांतीय शासन को 2 भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया था? गवर्नर जनरल की परिषद के मंत्रियों को। जबकि हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाने का निर्णय किसे दिया गया था? प्रांतीय विधानसभा के मंत्रियों को। तो इस प्रकार शासन को 2 भागों में बांट दिया गया था। लेकिन 1935 अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। मतलब प्रांतीय विषयों पर पूर्ण रूप से कानून बनाने का अधिकार किसे दे दिया गया? प्रांतीय विधानसभा के मंत्रियों को। इस कारण प्रांतों में इस अधिनियम के तहत पूर्ण उत्तरदायी शासन शुरू हुआ। अतः यह इस अधिनियम की सर्व प्रमुख विशेषता है। चौथा प्रावधान की अगर बात करें तो चौथे प्रावधान में आता है केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ। देखिए भाई, अगली विशेषता या जो अगला प्रावधान आता है वो है केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में तो द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई है, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई है। केंद्रीय सूची के विषयों को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से?
आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को। और हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को। तो इस प्रकार केंद्र का जो शासन था वो दो भागों में बांट दिया गया, इसलिए ये जो व्यवस्था कहलाई क्या कहलाई? केंद्र में दोहरे शासन का प्रारंभ। लेकिन यहां पर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो प्रावधान था ये कभी भी लागू नहीं हो पाया था। क्लियर? ये याद रखना आप कि केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ इस अधिनियम के तहत किया गया था, लेकिन यह प्रावधान कभी भी लागू नहीं हो पाया था। अगली अगर बात करें तो इस अधिनियम के तहत देखिए भाई 1919 अधिनियम पढ़ा था आपने। 1919 अधिनियम में हमने क्या देखा था कि जो केंद्रीय विधानमंडल था वो 2 सदन वाला कर दिया गया था, मतलब उसको 2 अंग कर दिए गए थे, पहला भारतीय विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद। तो इस अधिनियम के तहत जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उन्हें भी 2 भागों में बांट दिया गया, विधानसभा और विधान परिषद में। क्लियर? तो उस समय 6 ऐसे प्रांत थे जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल लागू किया गया था, मतलब 2 सदन वाली विधानमंडल या व्यवस्थापिकाएं शुरू की गई थी। तो वो 6 प्रांत कौन कौन से थे? प्रावधान नंबर 4, प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल। अब 6 प्रांतों में लागू किया था ये। तो सबसे पहले मद्रास, दूसरा नंबर बंबई, तीसरा बंगाल, चौथा बिहार, पांचवा असम और छठा संयुक्त प्रांत। तो देखिए संयुक्त प्रांत जो आपका वर्तमान उत्तर प्रदेश है उसे ही उस समय क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो 6 ऐसे प्रांत थे जिनमें क्या किया गया था? द्विसदनात्मक विधानमंडल शुरू किया गया था। अगली बात, अब हमने 1919 अधिनियम में देखा था कि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हो चुकी थी, मतलब 1919 अधिनियम के तहत जनता को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। लेकिन कितने प्रतिशत भारतीय जनता को? केवल 3% भारतीय जनता को। तो इस अधिनियम के तहत मताधिकार का प्रतिशत बढ़ाया गया और भारत की 10% जनता को मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। मतलब अगला प्रावधान, मताधिकार का विस्तार। 10% भारतीय जनता को मतदान करने का अधिकार दिया गया। 10% भारतीय जनता को मतदान करने का अधिकार दिया गया। और यह अधिकार किस आधार पर दिया गया था? तो हमने 1919 में बताया था आपको, संपत्ति के आधार पर। संपत्ति के आधार पर मतदान का अधिकार दिया गया था। और इस अधिनियम के तहत मताधिकार में एक और चेंजेस हुआ था। पहली बार भारत में महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार इसी अधिनियम के तहत दिया गया था। क्लियर? तो अगला प्रावधान, प्रथम बार भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। क्लियर? अगर अगली बात करें तो हमने देखा था भारत में 1909 अधिनियम मार्ले मिंटो सुधारों के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो चुकी थी। और 1909 अधिनियम में मुस्लिमों, जमींदारों और व्यापारियों को सांप्रदायिक निर्वाचन में शामिल किया गया था। उसके पश्चात 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया और भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों और सिखों को सांप्रदायिक निर्वाचन में शामिल किया गया। और इस अधिनियम के तहत पुनः सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। और इस बार सांप्रदायिक निर्वाचन में किस किस को जोड़ा जाएगा? तो अगला प्रावधान आ रहा है, सांप्रदायिक
निर्वाचन का विस्तार, जिसमें किस किस को शामिल किया गया? पहला, महिलाओं को, दूसरा दलितों को, और तीसरा मजदूरों को। इन 3 वर्गों को निर्वाचन में स्थान दिया गया, मतलब कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई, कुछ सीटें दलितों के लिए और कुछ सीटें मजदूरों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। अगला प्रावधान देखें अपन तो इस अधिनियम के तहत भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई, जिसका नाम क्या था? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। उसके बाद अगली बात करें तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगली बात करें तो 2 ऐसे देश थे, अदन एवं बर्मा। इन दोनों देशों को भारत से अलग कर दिया गया। और आगे बात करें तो भारत में 2 नए राज्यों की स्थापना की गई। किस किस की? सिंध एवं उड़ीसा नामक नए राज्यों का गठन, और सिंध एवं बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो देखिए आप, आरबीआई की स्थापना की गई है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, अदन एवं बर्मा को भारत से अलग किया गया है, और सिंध एवं उड़ीसा नामक नए प्रांतों का गठन किया गया है। तो ये इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान थे। आगे अपन बात करें तो कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस अधिनियम के बारे में काफी कुछ कहा है। जैसे अगर पंडित नेहरू की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को क्या कहा? दासता का घोषणा पत्र। दूसरी बात, वापस पंडित नेहरू ने इसे एक और चीज कहा है। पंडित नेहरू ने इसे कहा है कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान है। तीसरा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिनका नाम था एटली, क्लीमेंट एटली, उन्होंने कहा है कि यह अधिनियम भारत को इस प्रकार से शक्ति दे रहा था जैसे हाथ पैर बांधकर तैरने का परीक्षण करना। और चौथी और अंतिम बात जो है वो किसने कही है? मुस्लिम लीग ने कहा है कि यह अधिनियम पूर्ण रूप से सड़ा गला एवं बहिष्कृत था। क्लियर? तो इस प्रकार आज हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे भारत की स्वतंत्रता से संबंधित और भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित। तो तब तक के लिए धन्यवाद।